दोस्तों, आज की कहानी अहमदाबाद में हुए एक ऐसे हत्याकांड की है जिसने पुलिस का दिमाग भी चकरा दिया था। सबको लगता था कि ये एक हादसा है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने अपने परिवार में जिस पर सबसे ज्यादा प्रेम और विश्वास जताया, उसकी काली सच्चाई इसका काल बन गई। तो आखिर कौन था वो शख्स और उसने ये हत्या क्यों की थी? चलिए जानते हैं सब कुछ इस कहानी में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के सबसे बड़े शहरों में से एक अहमदाबाद से। यहीं पर वस्त्राल एक इलाका है। इस इलाके में गैलेक्सी कोरल नाम की एक सोसाइटी भी है। ये एक पॉश इलाके में है जहाँ पर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं। इसी गैलेक्सी कोरल सोसाइटी में एक शख्स रहा करते थे। इनका नाम था शैलेश प्रजापति। ये एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे। इनकी शादी हो चुकी थी। पत्नी का नाम था शारदा प्रजापति और इनके 2 बच्चे भी थे। 24 जून 2022 को सुबह सुबह का समय था। रोड पर ना के बराबर गाड़ियां चल रही थी और दुकानें भी बंद थीं। वस्त्राल के आरएफ के पास शैलेश गुजर रहे थे। ये घर से टहलने के लिए निकले थे। सड़क बिल्कुल खाली थी, तभी अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी यहाँ से गुजरती है और शैलेश को जोर से टक्कर मारते हुए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब कुछ लोगों ने रोड के बीच में एक बेहोश पड़े इंसान को देखा तो तुरंत इन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें तुरंत मृत घोषित कर दिया। अब तक किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। कुछ ही मिनटों में वहाँ की लोकल पुलिस हॉस्पिटल में आ जाती है। डॉक्टर ने बताया कि इनके सर पर गहरी चोटें लगी हैं। हाथ और पैर की हड्डियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अभी तक मरने वाले आदमी सबके लिए अनजान थे। कोई भी इसे जानता नहीं था। जो लोग इन्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे, पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो इन्होंने बताया कि तेज रफ्तार एक पिकअप ट्रक आया और इस आदमी को टक्कर मार के चला गया। ये सब चीजें चल ही रही थी। इसी समय पुलिस को एक फोन कॉल आता है। फोन करने वाले रमेश नाम के एक शख्स थे। इन्होंने बताया कि इनके दामाद सुबह से टहलने के लिए घर से निकले थे। ये रोज अपने तय समय पर जाते और फिर घर वापस आ जाते थे, लेकिन आज इतना समय बीत गया और वो अभी तक घर नहीं आए हैं। दामाद का नाम है शैलेश प्रजापति। अभी अभी पुलिस को एक सड़क हादसे की सूचना भी मिली थी। पुलिस ने रमेश जी को इस खबर के बारे में बताया। इसके बाद रमेश भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इन्होंने लाश को देखकर पहचान लिया कि उनका दामाद शैलेश प्रजापति है। अब तक घर के बाकी लोग भी आ चुके थे। सारी प्रक्रियाएं खत्म करने के बाद बॉडी घर वालों को सौंप दी गई। साफ साफ ये एक सड़क दुर्घटना थी। पुलिस आईपीसी की धारा 304A के तहत केस दर्ज करती है, जिसका मतलब है गैर इरादतन हत्या। वैसे सड़क हादसे में जिनकी भी मृत्यु होती है, पुलिस इसी धारा के तहत केस दर्ज करती है। शैलेश के ससुर जी ने ये केस दर्ज करवाया था। शव की तो पहचान हो गई थी, पर अब उस आदमी को ढूंढना शुरू किया जाता है जो उस पिकअप ट्रक को चला रहा था। जितना हो सकता था सब कुछ किया गया, लेकिन उस गाड़ी वाले का पता नहीं चला। किसी ने गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं किया था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आमतौर पर इस तरह के केसों में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इस केस पर भी उतना ध्यान नहीं दिया गया। शैलेश के घर वालों ने भी सोचा कि ये एक सड़क हादसा था, इसलिए वो भी पुलिस के ऊपर दबाव नहीं बनाते। पुलिस भी थोड़े दिन छानबीन करती है, फिर शांत हो जाती है। घटना को हुए कुल 3 दिन हो चुके थे। तभी अचानक एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तेजी से वायरल होने लगती है। इसमें एक आदमी था जो सड़क के किनारे टहल रहा था। तभी पीछे से एक पिकअप ट्रक आया और उस आदमी को उड़ाकर चला गया। इसमें जब लोगों ने गौर किया तो देखा कि जहां पर यह आदमी था वहां आसपास पूरा सन्नाटा था। सड़क बिल्कुल खाली थी, कोई गाड़ी भी नहीं थी। यह आदमी भी सड़क के किनारे पर चल रहा था। फिर भी वो पिकअप वाला आया और तेजी से इस आदमी को उड़ाकर भाग गया। हो ना हो, ये कोई सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि कोई सोची समझी साजिश के तहत किया गया मर्डर है। देखने वाले भी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं, अपनी बात रखकर बोलते हैं कि ये कोई सड़क हादसा नहीं लग रहा है, बल्कि किसी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया। वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी और अब वो वीडियो पुलिस तक भी पहुंच गई। पुलिस ने आसपास गौर किया तो देखा ये तो वही जगह है जहां पर 24 जून की सुबह 6 बजे एक घटना हुई थी। फुटेज के हिसाब से भी वही डेट और टाइम है। इसके बाद एक गुमनाम कॉल पुलिस को आता है। उस आदमी ने बताया कि शैलेश प्रजापति के साथ घटी वो घटना जिसे सभी लोग दुर्घटना समझ रहे हैं, वो कोई सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि एक प्लान के तहत की गई हत्या थी। ऐसी सब बातें बोलने के बाद कॉल कट जाता है।
पुलिस को लग गया ये मामला कुछ तो अलग है। धीरे धीरे ये वायरल वीडियो हाई ऑफिशियल तक पहुंच चुकी थी। ये मामला अब लोकल पुलिस से लेकर अहमदाबाद पुलिस डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच यानी डीसीबी को सौंप दिया गया। डीसीबी की एक टीम शैलेश प्रजापति के घर पर जाती है, उनकी पत्नी सहित घर के सभी मेंबर से बात करती है, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस के दिमाग में आया कि वो घटना तो सीसीटीवी में कैद हुई थी, क्यों ना उसे दोबारा से खंगाला जाए। ये सोचकर डीसीबी की टीम घटनास्थल पर आती है। थोड़ा ढूंढने पर वो सीसीटीवी कैमरा भी मिल जाता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। वो गाड़ी किस रास्ते में आई होगी और टक्कर मारकर किस रास्ते पर गई होगी, इसके लिए पुलिस बारी बारी घटनास्थल के आगे पीछे लगे कैमरों को देखना शुरू कर देती है। टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ देखा जा रहा था, गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजर रही थी, सब कुछ पता चलते जा रहा था। तभी एक फुटेज में पुलिस को ऐसी चीज दिखाई दी जिसने इन्हें चौंका दिया। इसमें दिखा कि कोई आदमी थोड़ी देर तक शैलेश का पीछा करता है। इसके बाद ये आदमी वहीं खड़े एक पिकअप में बैठ जाता है। थोड़ी देर ये वेट करता है, फिर ट्रक तेजी से आगे बढ़ता है और शैलेश को टक्कर मारते हुए निकल जाता है। और जो आदमी जिसने शैलेश का थोड़ी दूर पीछा किया था, शायद वो शैलेश की रेकी कर रहा था। रेकी करने के बाद उसने घटना को अंजाम दिया। बात अब साफ हो चुकी थी कि यह हत्या का मामला है। उन कातिलों ने इसे सड़क दुर्घटना की शक्ल देने की कोशिश की थी। शैलेश एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर था, वीवीआईपी इलाके में रहता था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी रही होगी। क्या ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया गया था या फिर कोई और दुश्मनी थी? पुलिस शैलेश के घर वालों से पूछताछ कर रही थी, साथ में घर में काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही थी। शैलेश का मोबाइल फोन भी पुलिस ने ले लिया। फोन के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह देखे जाते हैं। इनमें बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर सेव थे। पुलिस एक एक करके सभी नंबर्स की जांच कर रही थी। शैलेश ने कब किससे कितनी देर तक बात की थी, जिन पर भी शक होता उनको एक लिस्ट में नोट कर लेते। ऐसा करते करते पुलिस को एक और नंबर मिलता है। ये नंबर शैलेश प्रजापति के बिजनेस पार्टनर और अच्छे दोस्त नितिन प्रजापति का था। ये भी इसी वीवीआईपी इलाके में रहता था। शैलेश और नितिन रियल एस्टेट के बिजनेस में थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। शैलेश और नितिन अक्सर फोन पर बातें भी करते थे। कई बार दोनों एक दूसरे को कॉल करते थे और घंटों घंटों बातें करते थे। पुलिस को इसमें एक चीज अजीब लगी, पिछले 5-6 महीने से दोनों के बीच में फोन पर कोई भी बातचीत नहीं हुई। इसके पिछले महीनों में काफी कॉल्स होते थे, लेकिन अब नहीं हो रहे थे। इनमें आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब इन दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया? लड़ाई झगड़ा, बिजनेस हड़पने का एंगल देखते हुए पुलिस ने नितिन को सस्पेक्ट बना लिया। पुलिस शैलेश की पत्नी शारदा के नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकालती है। शैलेश ने पिछले 5-6 महीने से नितिन को कॉल नहीं किया था और ना ही नितिन ने किया था, पर शारदा ने सैकड़ों बार अपने पति के बिजनेस पार्टनर नितिन को कॉल किया था और नितिन ने भी उसको कॉल किया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नितिन अक्सर शैलेश के घर पर आता जाता था। जब शैलेश घर पर नहीं होता तब भी नितिन घर पर आता था, पर जब शैलेश के साथ वो घटना घटी उसके 1-2 महीने पहले से ही नितिन का घर पर आना बंद हो गया। पुलिस के मन में अब शारदा और नितिन के रिश्तों को लेकर बातें खटकने लगी। पहले तो सभी लोग पूछताछ में बोल रहे थे कि वो सड़क दुर्घटना है, लेकिन पुलिस को जब ये सारी बातें पता चली तो शैलेश के जान पहचान के कुछ लोग भी सच्चाई बताने लगते हैं। कहीं से पता चला कि नितिन बिजनेस की बातें करने शैलेश से मिलने आता था। इसी तरह से उसकी मुलाकात शैलेश की पत्नी शारदा से होती है। दोनों काफी हंसी मजाक करते थे, इनमें दोस्ती हो गई थी और प्यार भी हो गया। जब ये खबर पुलिस के सामने आई तो शारदा और नितिन को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। ये लोग पहले तो इधर उधर की बातें कर रहे थे, जो पूछा जा रहा था उसका ठीक से जवाब भी नहीं दे रहे थे। इसके बाद पुलिस अपने तरीके से पूछताछ शुरू करती है। इनके कॉल डिटेल्स व अन्य चीजों के बारे में इनको बताया जाता है। कुछ लोगों ने इनके खिलाफ गवाही भी दी थी, ये भी इनको बताया जाता है। नितिन डर गया, इसने सब कुछ सच बता दिया कि इसने और शारदा ने मिलकर शैलेश की हत्या करवाई है। पिछले 2-2.5 सालों से शैलेश की पत्नी शारदा और बिजनेस पार्टनर नितिन में अफेयर था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। नितिन का भी शैलेश के घर पर आना जाना ज्यादा होने लगा। शैलेश जब घर पर नहीं भी होता तब भी नितिन आता था और शारदा भी दिन भर नितिन से बातें करती थी, कभी कॉल पर तो कभी व्हाट्सएप पर। शैलेश को ये बात कुछ अजीब लगी। कहीं ना कहीं शैलेश को शक हो गया था कि शारदा और नितिन के बीच कुछ तो चल रहा है। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब शैलेश से कंट्रोल नहीं हुआ तो वो शारदा से बात करता है। शारदा ने इन सभी बातों से सरासर मना कर दिया। वो थोड़ी नाराज भी होती है कि इसके पति इस पर शक कर रहे हैं, इन्हें जरा भी अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं। इसके बाद शैलेश चुप हो गए।
ये अपने दोस्त नितिन से भी इस बारे में बात नहीं करते, कहीं गलतफहमी की वजह से दोस्ती न टूट जाए, बिजनेस में भी नुकसान हो सकता है। बिना सबूत के ये पूरे कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जानते थे कि मेरी गैर मौजूदगी में नितिन भी घर पर आता है। इसलिए इन्होंने अपने बेडरूम में चुपके से कैमरा लगा दिया। 2022 में अप्रैल या मई का महीना चल रहा था। कैमरा लगाकर शैलेश को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। कुछ दिन ये घर से दूर रहते हैं ताकि नितिन घर पर आए और कैमरे में सारी सच्चाई रिकॉर्ड हो जाए। कैमरे में वो सारी चीजें भी कैद हो गई जिसकी कल्पना शैलेश ने नहीं की थी। नितिन और शारदा के रिश्ते इतने आगे बढ़ गए हैं, शैलेश को नहीं पता था। लेकिन अब जब पता चल गया, इसके बाद ये शारदा से दोबारा नितिन और इसके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। वो फिर से मना कर देती है, पर इस बार शैलेश के पास सबूत भी था। शारदा और शैलेश के बीच में काफी झगड़े हुए। ये नितिन से भी आंखें नहीं मिला सकते थे। इन्होंने नितिन से बात करना भी बंद कर दिया। शारदा ने कॉल करके नितिन को बताया कि शैलेश को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगी और फोन पर बात करना भी मुश्किल होगा। शारदा नितिन के प्यार में इतना पागल हो चुकी थी कि इसने नितिन से यहाँ तक बोल दिया कि जब तक इसका पति शैलेश जिंदा रहेगा तब तक ये मिल नहीं पाएगी। अगर वो रास्ते से हट जाए तभी कुछ हो सकता है। नितिन शारदा के इशारों को समझ गया। इसने बोला कि ये कुछ करेगा। इसके बाद नितिन सुपारी लेकर कत्ल करने वालों को ढूंढना शुरू कर देता है। इसने एक आदमी को ढूंढ निकाला जिसका नाम था यासीन अंसारी। ये गोमती नगर का रहने वाला था। ये पहले से ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। नितिन यासीन से बात करता है। 10 लाख में शैलेश की सुपारी फिक्स की गई। शारदा ने नितिन से बोला था कि हमारे रिश्ते के बारे में बहुत लोगों को पता चल चुका है। अगर शैलेश को कुछ होता है तो सबका शक हमारे ऊपर ही आएगा, इसलिए जो भी करना ऐसे करना कि वो हत्या नहीं बल्कि कोई हादसा लगे। सुपारी देते समय नितिन ने यही बात यासीन को भी कही। यासीन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना कत्ल को सड़क हादसे का रूप दे दिया जाए। शारदा और नितिन को भी ये आइडिया ठीक लगा। इसके बाद यासीन अपने 2 और साथियों को इस साजिश में शामिल करता है, जिनका नाम था राहिल और अकरम। इसके बाद ये लोग शैलेश की रेकी करना शुरू कर देते हैं। वो कहाँ पर जाता है, कितने बजे जाता है और किससे मिलता है। शारदा ने भी अपने पति के बारे में कातिल को बता दिया था ताकि इन लोगों को कत्ल करने में आसानी हो। इसने ये भी बता दिया कि रोज सुबह शैलेश तेज नियम के साथ टहलने जाते हैं और वो 1 महीने तक रेकी करते रहे। 1 महीने तक रेकी करने के बाद जब कातिलों को कंफर्म हो गया कि शैलेश रोज यही नियम फॉलो करता है तो इन्होंने सुबह का समय चुना, क्योंकि इस समय रोड पर सन्नाटा होता है। ऊपर से शैलेश भी टहलने के लिए आता है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इन्होंने 24 जून 2022 की डेट फिक्स की। सुबह में शैलेश टहलने के लिए घर से निकला। कुछ दूर आने के बाद यासीन ने इसका पीछा किया, ये देखने के लिए कि शैलेश अपने रूटीन के रास्ते पर ही जा रहा है या नहीं। एक तय दूरी तक फॉलो करने के बाद यासीन वहीं खड़ी एक पिकअप में बैठ जाता है। प्लान के हिसाब से गाड़ी यहीं पर पार्क की गई थी। गाड़ी में पहले से ही 2 लोग बैठकर यासीन का इंतजार कर रहे थे। रेकी करने के बाद यासीन भी ट्रक में बैठ गया। इसके बाद फुल स्पीड से ट्रक आया और शैलेश को उड़ाकर चला गया। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके सारी सच्चाई का पता लगाती है। 4 जुलाई 2022 को शारदा और नितिन को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया जाता है। वो तीनों किराए के कातिल फरार हो गए। इन्हें पकड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। 8 जुलाई तक यासीन और उसके साथी भी पकड़े जाते हैं। पुलिस के पास ऑलरेडी कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज जैसे टेक्निकल एविडेंस मौजूद थे। इसके बाद और भी एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश की जाती है। अहमदाबाद सेशन कोर्ट में सारी कार्रवाई शुरू होती है। फिलहाल ये केस सेशन कोर्ट में चल रहा है और केस का फैसला आना बाकी है। दोस्तों, आपके हिसाब से इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी शैलेश प्रजापति मर्डर केस की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और आगे ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।